गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी सुन्नी ईदगाह मैदान के ताल्लुक़ से हमने जो वीडियो बनाई थी, इसके बाद शहर के चंद जिम्मेदारान व समाजी कारकुनान ने अपनी पहचान जाहिर ना करने की शर्त पर ईदगाह मैदान के ताल्लुक़ से जुड़ी चंद अहम जानकारियाँ हमें दी हैं, जिसे जानना सिर्फ हमारा ही हक़ नहीं है बल्कि अहलियान शहर का भी हक़ है, क्योंकि आप तमाम भी ईदगाह मैदान के वारिस हैं। बग़ैर किसी तरद्दुद के एक एक चीज़ बिना कुछ छुपाए हम आपके सामने अमानत की तरह पेश करेंगे। इसके बाद फ़ैसला आप पर है। शुरुआत रमज़ान की है। जी हाँ, शुरुआत रमज़ान की ईद से है। ईद उल फ़ितर के दूसरे दिन सुबह जामा मस्जिद के सदर ने बग़ैर किसी मीटिंग या मशवरे के ईदगाह को लॉक टाइल्स और हसारबंदी करवाने के मकसद से ईदगाह को भांसे की बाड़ी बांध दिए, यानी कि फेंसिंग करवा दी, जिसके फ़ौरन बाद फ़िरक़ा परस्त एहतजाज और प्रेस मीट के ज़रिए हरकत में आ गए। तो जामा मस्जिद के सदर ने मसलक की चश्मा पहनकर सिर्फ सुन्नी मकतब फ़िक्र वालों की मीटिंग तलब की। उस वक्त यहाँ पे इनका कहना है कि उस वक्त हम सबों ने आवाज़ बुलंद की कि ये ईदगाह वक्फ मिल्कियत है, इसे मसलक के रंग ना दें, यह खालिस मजहबी मामला है। लेकिन अफसोस के जामा मस्जिद कमेटी वालों ने हमारी बात अनसुनी करते हुए किसी रिजॉर्ट होटल में कांग्रेस के गैर मुस्लिम लीडरों से मीटिंग की। मगर अफसोस के यहाँ पर भी कांग्रेस की मुस्लिम खातून MLC बिल्किस बानो साहिबा को तक दावत नहीं दी गई। जब वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की बात आई तो इस ताल्लुक़ से भी पहली मीटिंग हुई, तो इस वक्त ईदगाह का जिक्र किया गया। लेकिन शाह आलम दरगाह के सदर ने हमें ऐसे झिंझोड़ कर कहा कि यहाँ पर ईदगाह का नाम ना लें। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ईदगाह कौम मुस्लिम का ना हो के इनके बाप की जागीर है। खैर, यहाँ पर भी वही मसलकी आईना। उस वक्त मजबूरन सब लोग खामोश हो गए। अब रही बात ईदगाह फेंसिंग की, तो इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस लीडरान ने कमेटी को इस बात की तलखीन की कि आपके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स की कमी है। ऐसे में हसारबंदी यानी कि फेंसिंग क्यों की? पहले इसके दस्तावेज़ात ठीक करें। वैसे भी शहर के हालात ठीक नहीं हैं, इस वक्त अमन अमान की ज़रूरत है। इतना कहकर कांग्रेस लीडरान वहाँ से चले गए। फिर जामा मस्जिद कमेटी के हमरा सुन्नी मस्जिद कमेटियों का एक वफद यानी डेलीगेशन ने SP से मुलाकात की। SP ने इन हजरात से गुजारिश की कि शहर में अमन की खातिर इस फेंसिंग को हटा दें और पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लें। मैं और DC आपको जितना हो सके मदद करेंगे। इस पर कमेटी वालों ने इनकार करते हुए वापसी इख्तियार की। पहले ही शहर का MLA फेंसिंग हटाने के लिए पुलिस को 3 दिन का वक्त दे चुका था, तो फिर SP ने MLA से मज़ीद 8 दिन का वक्त मांगा। यूं ही 8 दिन गुजर गए और पुलिस ने 8 दिन बाद फेंसिंग हटा दी। इसके बाद जामा मस्जिद कमेटी और इनके मातहीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक ईदगाह की मिल्कियत वक्फ बोर्ड की गज़ेट में जामा मस्जिद की बताई गई है, इसलिए इसकी देख रेख जामा मस्जिद कमेटी करती है। ज़माने दराज से जामा मस्जिद की कमेटियाँ ईदगाह की देखभाल करते हुए एंजॉय करते आ रहे हैं, ये इनके अल्फाज हैं। मगर दस्तावेज़ात बनाने के लिए किसी भी कमेटी ने अब तक तवज्जो नहीं दी। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2016 में जामा मस्जिद को लेकर कमेटी बनाने के बजाय अब्दुल मन्नान को एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया गया, जो कि शिमोगा के वक्फ ऑफिसर थे। इन्होंने चेयरमैन परवेज़ अहमद की सरपरस्ती में ईदगाह के दस्तावेज़ात को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। यहाँ पर गौर तलब 1972 यानी 1972 के दस्तावेज़ात के मुताबिक ईदगाह की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 12 बताई गई है। इसमें पूरे ईदगाह की ज़मीन का हिसाब नहीं बताया गया, ना ही चकबंदी बताई गई। सिर्फ ईदगाह का रुकबा यानी नमाज पढ़ाने की जगह का हिस्सा मौजूद था। फिर मन्नान के तबादले के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मदार पटेल को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, वो भी शिमोगा वक्फ ऑफिसर थे। इन दोनों की कोशिशों और मरहूम जुबैर और मुजम्मिल सोमिंगकोप्पा ने बार बार तहसीलदार और DC ऑफिस को भाग दौड़ करके इस काम को अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया। उस वक्त DC ने यह कहकर खाता बनाने के अहकाम जारी किए कि ईदगाह का जितना मैदान है जहां मुसलमान साल में 2 मरतबा ईद की नमाज पढ़ते हैं, उस पूरे मैदान को ईदगाह कहा जाता है। लेकिन इस ईदगाह के दस्तावेज़ात में ज़मीन का रुकबा 8 मीटर बाई 12 मीटर जो बताया गया है, ये हमारे सरकारी अफसरों की गलती है।
जहाँ भी ईदगाह की पूरी मिल्कियत होती है, इस पूरे हिस्से को ईदगाह ही कहा जाता है, ना कि नमाज पढ़ाने की जगह को ईदगाह कहा जाता है। वक्फ गज़ेट नोटिफिकेशन और इस शरह के मुताबिक जो अहकामात जारी हुए उसके मुताबिक डीसी, कॉरपोरेशन कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सिटी एम्पावरमेंट ट्रिब्यूनल बोर्ड और इससे मुंसलिक तमाम महकमों से तस्लीम शुदा दस्तावेज़ात से खाता 2018-19 में बनाया गया। ज़राए ने मज़ीद कहा कि उस वक्त चेयरमैन हबीबुल्लाह थे। वो जितनी मुद्दत तक चेयरमैन बने रहे, इस दौरान इन्होंने सिर्फ एक ही मीटिंग की। उसके फ़ौरन बाद हबीबुल्लाह को नगर दरवाज़ा मकान विद खबरस्तान वक्त, जो कि वेंकटेश्वर स्वीट हाउस की अमीर अहमद सर्कल के बाजू वाली एक बड़ी खाली ज़मीन पर है, हबीबुल्लाह को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उसके बाद 5 रुकनी एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। नगर दरवाज़ा मकान में खबरस्तान की जगह पर 40 साल से कचरा डालकर पूरी जगह कचरे से भर दी गई थी। वहाँ पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किए हुए 28 दुकान थे, जिनकी दादागिरी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से किसी ने भी उस जगह पर जाकर बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 2018 में 5 रुकनी एडवाइजरी कमेटी ने शहर के नौजवानों का साथ लेकर 40 साल का कचरा पाक करके 55 लारियां भरकर मिट्टी डलवाई, जिसका टोटल खर्च 1,35,000 था। इस पूरे मामले में हबीबुल्लाह का कोई किरदार यहाँ पर नहीं था, बल्कि सारी मेहनत 5 रुकनी कमेटी की थी। बावजूद हबीबुल्लाह ने 1,35,000 से पहले ही खुद सेल्फ 4 लाख रुपये गबन कर लिए थे, यानी वक्त को टोटल खर्च 5.5 लाख बताकर, जबकि जो असल खर्च हुआ था इसके सारे बिल वगैरह हमारे पास मौजूद थे। हम सबों ने वक्फ बोर्ड और पुलिस से बात करके इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कोर्ट से जामीन लेने के खातिर वो छुपते छुपाते फिर रहे थे। फाइनली 3 साल बाद इसने 3.5 लाख रुपये कब्रिस्तान के अकाउंट में वापस डाले। इससे पहले रियासती वक्फ बोर्ड को हमने अपील की थी कि इस पर आप भी FIR दर्ज करें, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि वक्फ बोर्ड वालों ने यह कहकर बात टाल दी कि उसने वो रुपये वापस अकाउंट में डाल दिए हैं ना। खैर, इन सालों के दरमियान हबीबुल्लाह वक्फ ऑफिस आए ही नहीं। जब 2019 में ईदगाह का खाता तैयार हो गया तो हबीबुल्लाह छुपते छुपाते ऑफिस में खाते कॉपी के साथ फोटोग्राफी करके चलते बने। कुछ रुपये लेकर अखबार वालों ने यह खबर शाया कर दी कि हबीबुल्लाह ने ईदगाह का खाता बना दिया। ये सामने वालों का कहना है। अभी 2016 उस वक्त अगर चंद जिम्मेदारों ने मिलकर जामा मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नामजद नहीं किया होता तो कब का ईदगाह का काम तमाम हो गया होता। ज़राए ने मज़ीद बताया कि कमेटी के पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। उस वक्त कॉरपोरेशन कमिश्नर ने दस्तावेज़ात पर दस्तखत करते वक्त शराब पर यह भी लिखा है कि इस मिल्कियत की चकबंदी नहीं है। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक कल बरोज़ मंगल दोपहर जामा मस्जिद कमेटी ने कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की तो पता चला कि 2021 में 5 फ़िरका परस्तों ने हाई कोर्ट में ईदगाह वाली ज़मीन को कॉरपोरेशन की ज़मीन करार देने की अपील की है। न तो वक्फ बोर्ड ना ही जामा मस्जिद यानी ईदगाह कमेटी को पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने कमिश्नर को 2 माह का वक्त देते हुए ये बताने को कहा गया कि ईदगाह मिल्कियत का मालिक कौन है, जिसके चलते कमिश्नर ने जामा मस्जिद वालों से कहा है कि हम आपको और अपोजिट वाली 5 रुकनी पार्टी को नोटिस भेजेंगे, जिसके पास जो रिकॉर्ड्स है वो ले आएं। किस्सा शुरुआत से आज तक का। सुन्नी ईदगाह मैदान। जी हाँ नाजरीन, सुन्नी ईदगाह मैदान, यहाँ पे जो ज़राए से मिली एक इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको पूरी अमानतदारी और ईमानदारी के साथ आपके सामने हमने पेश की है। अभी फैसला आपको खुद करना है कि अल्लाह की मिल्कियत लाखों करोड़ों मुसलमानों की अमानत आज जिसकी कीमत करोड़ों में है, आखिर किसकी नाअहली और गैर जिम्मेदारियों की वजह से दुश्मन की गंदी नज़रों में आ गई, और इसका जवाब कौन देगा। यहाँ पर एक एक बात सुनने और गौर करने पर बेशक हमारी तरह आपके भी जहनों में कई सवाल आए होंगे। यहाँ पे पहला सवाल है कि हर बार हर एक के पास कागजात होने की बात की जाती है। अगर वाकई में कागजात हैं तो कांग्रेस लीडर्स ने ये क्यों कहा कि फेंसिंग डालने से पहले कागजात सही करवाने चाहिए थे। कांग्रेस लीडर्स के अलावा SP ने भी कागजात ठीक करवाने की बात क्यों कही, और कांग्रेस के गैर मुस्लिम लीडरों के साथ जब इन्होंने रिजॉर्ट या होटल में मीटिंग की तो MLC बिल्किस बानो को क्यों नज़रअंदाज किया गया।
क्या वो औरत है इसलिए या वो मुसलमान है इसलिए? दूसरा सवाल, इनके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मंगल को कमिश्नर के ज़रिए इन्हें ये पता चला है कि 2021 में 5 फ़िरक़ा परस्तों ने हाई कोर्ट में ईदगाह मैदान को कॉरपोरेशन की ज़मीन करार देने की अपील की है, जबकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अपील 2021 में दी गई थी। 2021 से आज 2025 इन 4 से 5 सालों के दरमियान क्या इन्हें हाई कोर्ट से कोई समन या नोटिस नहीं मिला? ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, एडवोकेट सुबह से शाम तक कोर्ट में ही होते हैं। और वैसे भी ये तो ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे हर केस की डिटेल ऑनलाइन निकाली जा सकती है, हर हाथ में मोबाइल है, डेटा पैक है। और अगर समन मिला तो इनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया, किस किस्म की कोशिशें की गई? तीसरा सवाल, जब आपको बहुत पहले ही पता था कि ईदगाह की चकबंदी ठीक से नहीं है, इसके अलावा भी कई चीज़ों में कमी पेशी है, बावजूद वक्त रहते इतने सालों में आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपके लिए सिर्फ एक काथे और शराब का होना ही काफ़ी है? अगर इतना काफ़ी है तो फेंसिंग डालने के बाद क्यों हटाई गई? जब आपके पास सारे कागजात मौजूद हैं तो किस बात का आपको खौफ है? वक्त मुखालिफ प्रोग्राम के दौरान जब एसपी ने ईदगाह में जाने से रोका तो उस वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ थे? फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागजात दिखाए जा रहे हैं, अदालती कार्रवाई के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है, यहाँ तक कि ईदगाह का नाम तक तब्दील करने की बात की जा रही है। इस वक्त भी मुस्लिम ज़िम्मेदारान की जानिब से इस कदर खामोशी क्यों? अफसोस है ना, अगर सारे कागजात हैं तो आखिर किस बात का आपको खौफ है? बहरहाल जितना अफसोस जताएं कम है, लेकिन सवाल तो होंगे और ज़रूर होंगे। वक्त मिल्कियत किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह गरीबों की अमानत है। आज कितने मुसलमानों के सरों पे छत नहीं है, बेचारे बरसात में भीग रहे हैं, धूप में सूख रहे हैं। कितनों के घरों में खाने को खाना तक नहीं है। अगर कोई बीमारी आ गई तो बग़ैर इलाज के बेचारे मर रहे हैं। ऐसे में आप इनकी अमानतों का ख्याल, इसकी देखभाल ऐसे कर रहे हैं। अफसोस के मामूली कमाई कमाने में इंसानों की ज़िंदगियां यहाँ पे गुजर रही है और यूं करोड़ों की मिल्कियत फूंक दी जा रही है। किस लिए? किसी और की मेहनत का है इसलिए। आज हमारे एक साथी ने बड़े ही रन से कहा, मस्जिद में चप्पल खो जाने पर झगड़ा करने वाली कौम, पड़ोस के किसी मुस्लिम भाई ने थोड़ी ज़्यादा जगह ले ली तो एक दूसरे का गरेबान पकड़ने वाली कौम, आज इतनी बड़ी मिल्कियत लुट जाने पर भी आखिर क्यों खामोश है? खुद का कमाया तो दे नहीं सकते हम लोग, कम से कम किसी और का दिया हुआ तो बचा लेते ना। ज़रा आराम से बैठकर आप भी सोचें, अब तक शहर में कितने कब्रिस्तान, वक्त की कितनी ज़मीनें, मुसलमानों की कितनी मिल्कियत मुसलमानों से छीन ली गई है। इसका कुछ एहसास, हिसाब है आपके पास या अभी भी बहुत कुछ देने का इरादा है? कन्नड़ में एक कहावत है, यार दो दुड्डू यार दो जात्रे, और यहाँ पर पूछने पर, सवाल करने पर जवाब ऐसे जैसे इनकी ज़ाती मिल्कियत हो। मगर याद रहे ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये कल भी 30 करोड़ मुसलमानों की थी, आज भी 30 करोड़ मुसलमानों की है और ये हमेशा अल्लाह की मिल्कियत ही रहेगी। आप सिर्फ केयर टेकर हैं, आप सिर्फ इसको संभाल सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेटी हो, कोई इदारा हो, किसी की ये ज़ाती जागीर नहीं है। अगर कोई भी आके आपसे कागजात पूछे, इसके ताल्लुक़ से सवाल करे, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके हर सवाल का आप जवाब दें। आप उन्हें बातों से टाल नहीं सकते, आप उन्हें आंख दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये आपके घर का मामला नहीं, आपकी जेब का मामला नहीं, आपका ज़ाती मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। तो आपको जवाब देना होगा और सवाल होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे।